हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, भरोसा यूँ तो किसी भी रिश्ते की नींव होता है, लेकिन अगर बात पति पत्नी के रिश्ते की करें तो इसमें भरोसे का होना बेहद ज़रूरी है। प्यार और सम्मान के साथ इस रिश्ते में भरोसा भी होना चाहिए। यूँ तो कोई भी रिश्ता समय के साथ गहरा और मजबूत होता है, लेकिन अगर रिश्ते में शक आ जाए तो फिर यह मजबूत होने की जगह कमज़ोर हो जाता है। शक की वजह से रिश्ता ख़राब होता है और कई बार टूटने की कगार पर भी पहुंच जाता है। अपने पार्टनर को वक्त देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन बातों के साथ साथ मजबूत रिश्ते के लिए शक करने की आदत को भी छोड़ना होगा। दोस्तों, ऐसी ही है आज की हमारी ये कहानी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। एक शक ने दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया। गौरव, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें शहर जाना है तुम्हारी माँ को जेल से लेने। कल उनकी उम्र कैद की सज़ा ख़त्म हो रही है। रमाकांत जी बोले। मामा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी को लेने शहर नहीं जाऊंगा। गौरव बोला। लेकिन क्यों? रमाकांत जी ने पूछा। वो मेरे पिता की हत्यारे हैं, मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। गौरव बोला। तुम सावित्री जी को गलत समझ रहे हो बेटा। रमाकांत जी बोले। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें पिताजी को हंसिए से मारते हुए देखा था। गौरव बोला। वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। रमाकांत जी बोले। मैंने किसी और को ये सब कहते हुए सुना होता तो अलग बात थी, लेकिन उस रात मैंने वो सब अपनी आंखों के सामने घटते देखा था। माना कि मैं उस समय 7 बरस का था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि कुछ समझ ना पाता। गौरव बोला। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता का कत्ल किया, ये एकदम सच है, लेकिन किन हालातों में किया वो तुम्हें नहीं पता। रमाकांत जी बोले। और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता की हत्यारन वो औरत ही है। गौरव बोला। तुम्हें गलतफहमी हो रही है बेटा। जो तुम्हारी माँ ने किया उसकी जगह अगर मैं या तुम होते तो भी यही करते। रमाकांत जी बोले। ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी माँ की कि वो मेरे पिता की कातिल बन गई? गौरव ने पूछा। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं आज इस कहानी से पर्दा उठा ही देता हूँ। रमाकांत जी बोले। जी, मैं भी सुनना चाहूँगा वो कहानी जिससे मेरी माँ मेरी नज़रों में बेगुनाह साबित हो। गौरव बोला। तब रमाकांत जी बोले। तो सुनो। और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में गोविंद शास्त्री रहा करते थे। जाति से ब्राह्मण थे और गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे। स्वभाव से बड़े ही दयावान और सरल प्रकृति के आदमी थे। इसलिए गांव वालों के कहने पर गांव के मंदिर के पुजारी भी बन गए थे। जितना हो सकता था वे गरीबों को दान दिया करते थे। उनकी नज़रों में सब बराबर थे। क्या ऊंची जात और क्या छोटी जात, वे सभी का आदर सम्मान किया करते थे। भगवान की दया से उनके पास सब कुछ था। बस अगर कुछ नहीं था तो वो थी संतान। उनकी पत्नी 4 बार गर्भवती हो चुकी थी और चारों बार उन्होंने मरी हुई संतान को ही जन्म दिया था। इस बात से शास्त्री जी और उनकी पत्नी पवित्रा बड़े ही दुखी रहते थे। ब्याह काज और बच्चों के जन्म मुंडन में शास्त्री जी पूजा करवाने जाते, लेकिन उनकी पत्नी इस डर से कहीं नहीं जाती थी कि कोई ये ना कह दे कि यहाँ शगुन के काम में अपशगुन करने आ गई। दोनों पति पत्नी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक बार फिर पवित्रा उम्मीद से हुई। ज्यों ज्यों पवित्रा के दिन चढ़ते जा रहे थे, दोनों पति पत्नी एक अनजानी सी चिंता से ग्रसित होते जा रहे थे। पूस का महीना चल रहा था, तब पवित्रा को 8वां महीना लग चुका था। अभी 9 महीने पूरे भी नहीं हुए थे कि एक रात पवित्रा को एकाएक प्रसव पीड़ा होने लगी। रात का समय था, इसलिए घर में कोई नौकर या नौकरानी भी मौजूद नहीं थे। इसलिए गोविंद शास्त्री जी रातों रात शॉल लपेटकर लालटेन हाथों में लेकर दाई अम्मा के घर उन्हें लेने भागे। दाई अम्मा के घर पर जाकर उनके दरवाजे की संकल ज़ोर ज़ोर से खड़काने लगे। मिचमिचाती आंखों से दाई अम्मा ने घर का दरवाज़ा खोला और शास्त्री जी को सामने देखकर पूछा। शास्त्री जी, आप इतनी रात गए? बहुरानी तो ठीक है ना? नहीं दाई माँ, पवित्रा ठीक नहीं है, तभी तो तुम्हें लिवाने आया हूँ। शास्त्री जी बोले। काहे का हुआ बहुरानी को? अभी तो 8वां महीना चल रहा है ना, अभी तो 1 महीना और है शिशु को आने में। दाई अम्मा बोली। नहीं अम्मा, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, लगता है शिशु अभी आने वाला है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। शास्त्री जी बोले। बस आप यहीं ठहरो, मैं अपने कामकाज का सामान ले लूँ और शॉल ओढ़ लूँ तो चलती हूँ आपके साथ। इतना कहकर दाई अम्मा भीतर गई और फ़ौरन ही अपना सामान लेकर और शॉल ओढ़कर शास्त्री जी के साथ चल दी।
और रास्ते में शास्त्री जी से बोली, शास्त्री जी, भगवान सब भला रखे, लेकिन 8वें महीने के पैदा हुए बच्चे बहुत ही कम बच पाते हैं। ये सुनते ही शास्त्री जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वे बोले, अब जो भी हो दाई अम्मा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उसने जैसा लिखा होगा वही होगा। तब दाई अम्मा बोली, लेकिन शास्त्री जी आप चिंता ना करें, मैं अपने जी जान लगा दूंगी, जो बन सकेगा सो करूंगी उस बच्चे के लिए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिर दाई अम्मा ने ऊपर वाले से दोनों हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु लाज रखियो, सब तुम्हारे भरोसे। और फिर दाई अम्मा शास्त्री जी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों मकान में पहुंचे तो देखा पवित्रा दर्द से तड़प रही थी। फिर दाई अम्मा ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने शास्त्री जी से पानी गर्म करने को कहा तो उन्होंने पानी गर्म करके उन्हें दे दिया। दाई अम्मा ने अपनी सारी मेहनत लगा दी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो ना वो रोया और ना ही उसने कोई भी हरकत की। ये सुनकर शास्त्री जी का कलेजा मुंह को आ गया और वे वहीं अपने सर पर हाथ धरकर धरती पर बैठ गए। पवित्रा भी होश में थी और वो भी ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोन पड़ी। लालटेन की रोशनी में बच्चे का चेहरा चांद सा चमक रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर पवित्रा फूट फूट कर रो पड़ी और उसकी आंखों के आंसुओं की बूंदें टप टप करके बच्चे के चेहरे पर गिरने लगी। बच्चे पर आंसुओं के गिरने पर एकाएक न जाने कौन सा चमत्कार हुआ। बच्चे में हरकत हुई, उसके हाथ पैर हिले और बच्चा कह कह करके रोने लगा। पवित्रा ने बच्चे को खुशी के मारे अपने सीने से लगा लिया। बच्चे के रोने की आवाज़ें जब बंद कमरे के बाहर शास्त्री जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तब दाई अम्मा दरवाज़ा खोलकर बाहर दौड़कर शास्त्री जी के पास आकर बोली, बधाई हो शास्त्री जी, बेटा हुआ है, मैं तो सोने के कंगन लूँगी। ये सुनकर शास्त्री जी बोले, सच? तुम सच कहती हो दाई अम्मा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच है। शास्त्री जी, जाओ जाकर अपने बेटे का मुंह देख लो, दाई अम्मा बोली। और फिर शास्त्री जी कमरे की ओर अपने बेटे का मुंह देखने भागे। शास्त्री जी जैसे ही शौरी गृह में पहुंचे तो उन्हें देखकर पवित्रा खुशी से रो पड़ी और उनसे बोली, लीजिए, आपका लाल आपका इंतज़ार कर रहा था। शास्त्री जी ने पवित्रा से कुछ नहीं कहा, बस एक उत्साह भरी दृष्टि उस पर डाली और वे नवजात शिशु के पास चारपाई के नीचे बैठ गए और लालटेन की मध्यम रोशनी में उन्होंने कपड़े में लिपटे हुए शिशु को निहारा और हौले से उसके माथे को चूमा। फिर पवित्रा से बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। जाते जाते पवित्रा से कह गए कि दाई अम्मा से कहो कि नन्हे को काला टीका लगा दे, कहीं मेरी नज़र न लग जाए उसे। उनकी इस बात पर पवित्रा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनका और शास्त्री जी का दिल ही जानता था कि आज उन्हें जो खुशी मिली है वो उन दोनों के लिए अनमोल थी। इतने देवी देवताओं को पूजने के बाद और ना जाने कहाँ कहाँ मत्था टेकने के बाद आज उन दोनों को ये खुशी नसीब हुई थी। दाई अम्मा ने शिशु की नज़र उतारकर उसे काला टीका लगाया, उसकी बलाई ली, फिर अपना नेग लेकर अपने घर चली गई। सुबह सुबह शास्त्री जी एक नौकरानी ढूंढ लाए जो 24 घंटे जच्चा और बच्चा की खिदमत में लगी रहे, और एक नौकरानी उन्होंने घर के लिए लगा ली जो घर का काम संभाल ले। छठे दिन शिशु की छठी पूजी गई। आसपास पड़ोस के लोग खुशी खुशी शास्त्री जी की खुशी में शामिल होने आए। घर में कढ़ी पकौड़ी, चने की दाल, दही बड़े और ना जाने कौन कौन से पकवान पकाए गए। कुल देवी को भोग लगाया गया। पड़ोसी ही उनका परिवार बन गया था, क्योंकि शास्त्री जी के परिवार के नाम पर एक चचेरा भाई था जो कि किसी के खून के जुर्म में जेल में बंद था। पवित्रा के घर पर भी उसके बूढ़े बाप के सिवाय कोई और नहीं था। 15 दिन बाद पवित्रा सौरी गृह से बाहर निकल आई तो शास्त्री जी ने बच्चे के नामकरण की सोची और गांव वालों की दावत करने का भी सोचा। फिर क्या था, इस कार्य में देर न करते हुए शास्त्री जी ने जाने माने ज्योतिषी जी को बच्चे के नामकरण के लिए बाहर गांव से बुलवाया। साथ में नौटंके का कार्यक्रम भी रखवाया, जिसमें नाचने के लिए सिताराबाई आई। खाने में तरह तरह के पकवान बनवाए, जिन्हें खाकर गांव वालों की तबीयत खुश हो गई। और लोगों की तबीयत खुश होने में जो कसर रह गई थी वो कसर सिताराबाई के नाच ने पूरी कर दी। अब आई बच्चे के नामकरण की बारी। उस समय शास्त्री जी मेहमानों को स्वागत करने में लगे थे। गांव की एक दो बुजुर्ग महिलाएं ही ज्योतिषी जी के पास बैठी थी। फिर ज्योतिषी जी ने माता को शिशु के साथ बुलवाया। पवित्रा शिशु के साथ बाहर आई तो ज्योतिषी जी ने बच्चे को देखकर बोले, बहुरानी, बच्चा भाग्य का बड़ा ही तेज है, मनचाही चीज़ हासिल करके ही माना करेगा, बहुत तरक्की करेगा। लेकिन क्या ज्योतिषी जी? पवित्रा ने पूछा। पिता की इज्जत पर कलंक लगाएगा, ऐसा वो जानबूझकर नहीं करेगा, उससे ये भूलवश होगा। बालक की पिता के साथ ज़्यादा नहीं बनेगी, बच्चा हमेशा पिता के विरुद्ध रहेगा। ज्योतिषी जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा।
ये क्या कह दिया आपने ज्योतिषी जी? पवित्रा बोली। हाँ बहुरानी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। जो मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया, ज्योतिषी जी बोले। तब पवित्रा बोली, ये तो अच्छा है कि बच्चे के पिता यहाँ मौजूद नहीं हैं, नहीं तो ना जाने उनके दिल पर क्या बीती। तब उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक ने पवित्रा से कहा, बहुरानी ये बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। बच्चे के पिता को इन सब बातों की भनक भी ना लगे, नहीं तो पिता और पुत्र के बीच अभी से दरार आ जाएगी। मैं तो नहीं कहूँगी उनसे कुछ भी, लेकिन अगर ज्योतिषी जी ने कह दिया तो? पवित्रा बोली। बहुरानी अगर आप चाहती हैं तो मैं भी शास्त्री जी से कुछ नहीं कहूँगा, ज्योतिषी जी बोले। जी बहुत कृपया होगी आपकी, पवित्रा बोली। बच्चे का नामकरण करना है तो बच्चे को पिता को बुलवा लीजिए। ज्योतिषी जी बोले। जी मैं उन्हें अभी बुलवा लेती हूँ, लेकिन कृपया करके आपने जो अभी कुछ देर पहले बच्चे के बारे में बताया था उनसे मत कहिएगा, नहीं तो वे बेवजह ही परेशान हो उठेंगे, पवित्रा बोली। आप फिक्र न करें बहुरानी, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, ज्योतिषी जी बोले। फिर पवित्रा ने किसी नौकर द्वारा शास्त्री जी को वहाँ बुलवाया और ज्योतिषी ने बच्चे का नाम राजन शास्त्री रखा। नाम बहुत ही सुंदर था, इसलिए सभी को बहुत पसंद आया। गोविंद शास्त्री जी ने राजन को गोद में उठाया और भीतर कोठरी में ले गए। फिर अपने माता पिता की तस्वीरों के आगे उसका माथा टिकवाते हुए बोले, माँ बाबा देखो आपका पोता राजन, इसे आशीर्वाद देकर इसके मंगल भविष्य की कामना कीजिए। नामकरण समारोह समाप्त हुआ और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। उस रात बहुत दिनों के बाद पवित्रा और गोविंद जी को एकांत में बात करने का मौका मिला था। गोविंद जी पवित्रा से बोले, और राजन की अम्मा कैसा लग रहा है अपने बबुआ को देखकर? पहले तो पवित्रा शर्माई, फिर बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, कैसा लगेगा भला? अच्छा ही लगेगा ना, सालों की आस जो पूरी हो गई है। भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी, और क्या चाहिए भला? सही कहती हो शास्त्रीन, हम तो आस ही छोड़ चुके थे, तरसते थे कि ना जाने कब संतान का मुंह देखने को मिलेगा। शास्त्री जी दुखी होकर बोले, तो अब काहे दुखी होते हो? अब तो सारे जान की खुशियाँ मिल गई हैं आपको, तो अब काहे ऐसी सूरत बनाते हो? पवित्रा बोली। हाँ शास्त्रीन, अब तुम भी लोगों के ब्याह मुंडन में सिर उठा के जा पाओगी, शास्त्री जी बोले। सच मैं तो तरस गई थी इस दिन को देखने के लिए, भगवान नज़र न लगाए हमारी खुशियों को, पवित्रा बोली। अब सब ठीक ही होगा, भगवान ने बहुत परीक्षा ले ली हम दोनों की, वे अब और परीक्षा नहीं लेंगे हमारी, शास्त्री जी बोले। सच आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब मिल गया मुझे, पवित्रा बोली। हाँ बस राजन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी तरह मेहनत कश और ईमानदार हो, ताकि लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर ये कहें कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला, शास्त्री जी बोले। शास्त्री जी के मुंह से राजन के लिए ऐसे शब्द सुनकर पवित्रा कुछ परेशान सी हो उठी, क्योंकि उसे ज्योतिषी जी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, शास्त्री जी को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि राजन उनके कलंक का कारण बनेगा। पवित्रा को परेशान देखकर शास्त्री जी ने पूछा, क्या बात है शास्त्री, तुम एकाएक इतनी परेशान क्यों हो उठी? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा थक गई हूँ, पवित्रा बोली। ठीक है तो तुम आराम करो, जब बबुआ जाग जाए और रोने लगे तो मुझे जगा लेना, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम भी तो थक जाती हो उसे संभालते संभालते, शास्त्री जी बोले। जी ठीक है, और इतना कहकर पवित्रा करवट बदल कर लेट गई और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू भी टपक गए। पवित्रा का अंतर्मन तड़प रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात अपने पति से छुपाई। उसका वश चलता तो वो अभी उन्हें सब कुछ बता देती, लेकिन बच्चे के भविष्य का सवाल था, ऐसा ना हो कि उन्हें सब पता चल जाए और उनका मन बच्चे से कट जाए। वो बाप बेटे के बीच अगला गाँव का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो भावनाओं में नहीं बही और उसने उस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। दिन गुजरने लगे और अब राजन 6 महीने का हो चला था। 6 महीने का होने के बाद उसका अन्नप्राशन हुआ। शास्त्री जी ने सुनार से कहकर खास तौर पर राजन के लिए चांदी के बर्तन बनवाए और अन्नप्राशन के दिन राजन को उसमें खाना खिलाया गया। पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हुए, उनके लिए भी भोजन का इंतज़ाम किया गया। अब राजन धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था, देखते ही देखते अब वो 2 साल का होने को आया। लेकिन ये समय भी पंख लगाकर उड़ गया और अब राजन को स्कूल में दाखिला दिलवाने का समय आ पहुंचा। अब शास्त्री जी ने सोचा कि वे राजन को गांव में तो नहीं पढ़वाएंगे, उन्होंने उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाने का सोचा। लेकिन इतना छोटा बच्चा शहर में अकेले कैसे रहेगा, इसलिए शास्त्री जी ने अपनी खानदानी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर शहर में छोटा सा मकान खरीद लिया और गांव के खेतों की देखभाल किसी और के हाथों में सौंप दी। फिर वे गांव के स्कूल की नौकरी छोड़कर शहर के उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे जहां उन्होंने राजन को दाखिला दिलवाया था। गांव के बुजुर्गों ने मना भी किया कि शास्त्री जी अपना पुश्तैनी घर छोड़कर शहर मत जाइए, लेकिन शास्त्री जी को अपने से ज़्यादा अपने बेटे राजन शास्त्री के भविष्य की चिंता थी।
कहते हैं ना, जो चीज़ इंसान को बड़ी मुश्किलों से मिलती है तो फिर उसकी नज़रों में उस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह शास्त्री जी के साथ हो रहा था। अब राजन स्कूल जाने लगा था। साल बीतते गए और उसने चौथी कक्षा पास कर ली। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण उसकी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती जा रही थी। वो पवित्रा से अंग्रेजी में बात करता तो पवित्रा कहती, बबुआ ई तुम हमसे मरी अंग्रेजी में गिटपिट ना किया करो, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पवित्रा की बात सुनकर दोनों बाप बेटे हंस पड़ते और पवित्रा खिसिया जाती। पवित्रा के खिसियाने पर बाप बेटे फिर से ठहाका मार कर हंस पड़ते। अब राजन 5वीं पास कर चुका था और बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ था। माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी तरह इतवार का दिन था। सब घर पर रहकर छुट्टी का आनंद उठा रहे थे। दोपहर का समय था। पवित्रा रसोई घर में लगी हुई सबकी पसंद की चीज़ें बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो पवित्रा ने शास्त्री जी से कहा, देखिए ना दरवाजे पर कौन है। हाँ अभी देखता हूँ। और ऐसा कहकर शास्त्री जी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सन्न रह गए। उनके सामने उनका चचेरा भाई जग्गू खड़ा था, जिसके बेतरतीब उलझे हुए बाल, टी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए जहाँ से उसका बालों भरा सीना झांक रहा था, दांत गुटके से रंगे हुए, गले में गमछा और कमर में कट्टा दबाए हुए उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर जग्गू ने झुककर शास्त्री जी के चरण स्पर्श किए और बोला, रति भैया आप अपने छोटे भाई को भूल गए का। तभी शास्त्री जी थोड़ा संतुलित हुए और उससे बोले, जग्गू तुम जेल से कब छूटे। तब जग्गू बोला, छूट गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। भला जेल में कोई मेरा फूफा मामा बैठे हैं जो मुझे छुड़ा लेंगे। वो तो अपने विधायक जी की कृपा है, उन्होंने ही मुझे छुड़वा लिया जेल से। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ना, तो चुनाव प्रचार के लिए मुझे से कट्टाधारी लोगों की उनको ज़रूरत होती है, तो उनकी मेहरबानी से छूट गया मुझे। और बताइए आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ, शास्त्री जी बोले। और भौजाई कैसी हैं। जग्गू ने पूछा। वो भी ठीक है, शास्त्री जी ने जवाब दिया। भीतर आने को नहीं कहोगे क्या, यहीं सारी बातें कर लोगे। जग्गू बोला, आओ आओ भीतर आओ, शास्त्री जी ने बेमन से कहा। फिर क्या था, जग्गू शास्त्री जी के घर के भीतर आ पहुंचा और वो जैसे ही भीतर पहुंचा तो राजन उनके सामने आ गया और शास्त्री जी से पूछा, बाबूजी कौन है ये। राजन को देखकर जग्गू ने शास्त्री जी से कहा, भैया ये चमत्कार कब हुआ। वैसे जेल में खबर मिली तो थी लेकिन कानों को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब सामने देख लिया तो यकीन हो गया। बाबूजी कौन है ये बताइए ना, राजन ने एक बार फिर से पूछा। तभी जग्गू ने कहा, बेटा हम तुम्हारे चाचा हैं। ओ आप मेरे चाचा हो। आप कहाँ से आए हो, गांव से आए हो ना। राजन बोला, ना बेटा हम जेल से आए हैं। जग्गू बोला, ये जेल कौन सी जगह होती है। राजन ने पूछा। तब शास्त्री जी ने जग्गू को टोकते हुए कहा, बच्चे के सामने ये कैसी बातें कर रहे हो। गलती हो गई भाई साहब, माफ़ी दे दो। ये तो शरीफों का बच्चा है ना, ई का जाने की जेल कहाँ होती है। तभी पवित्रा भी रसोई घर से बाहर ये देखने के लिए निकली कि कौन आया है और एकाएक जग्गू को देखकर वो भी हैरत में पड़ गई। और जैसे ही जग्गू ने पवित्रा को देखा तो बोला, पाए लागू भौजी कैसी हो। अब तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। देवर जी आप। पवित्रा ने कहा, हाँ छूट गए जेल से, ऊपर वाले की कृपा है सब, बस आप लोगों की सेवा करूँगा। जग्गू ने कहा, अच्छा हुआ छूट गए। पवित्रा रुखाई से बोली, लगता है आप दोनों को हमारे जेल से छूटने की खुशी नहीं है। जग्गू ने पूछा, ऐसा नहीं। पवित्रा बोली, तो फिर पेट पूजा कराओ, बड़ी भूख लगी है। जग्गू बोला, ठीक है तो आप वहाँ बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना परोसती हूँ। और फिर इतना कहकर पवित्रा खाना परोसने में लग गई। अप्रैल का महीना था, थोड़ी गर्मी थी। पवित्रा रसोई घर में घुसे घुसे वैसे भी पसीने पसीने हो गई थी और जग्गू को अपने घर में देखकर उसका पारा और भी चढ़ गया था। उसे देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया था। ये वही जग्गू था जब वो नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी तो घर में अकेला पाकर जग्गू ने पवित्रा पर झपट्टा मारा था। लेकिन पवित्रा ने जग्गू के हाथ में जोर का काटा और खुद को छुड़ाकर रसोई घर में भागी। वहाँ उसने हंसिया उठाकर जग्गू को ललकार कर कहा था कि हिम्मत है तो आगे बढ़, आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर जग्गू पवित्रा की ओर नहीं बढ़ा और उल्टे पैर वापस लौट गया। जब शास्त्री जी घर लौटे तो पवित्रा ने उन्हें सब बता दिया। इस बात से शास्त्री जी बहुत नाराज हुए और पवित्रा से बोले, मैं अभी नालायक के घर जाता हूँ उसकी खबर लेने। तब पवित्रा बोली, सुनिए जी बात मत बढ़ाइए, आपके उसके बीच कहा सुनी हुई और उसने आपको अपशब्द बोल दिए तो मैं सह नहीं पाऊंगी। वैसे भी सारा गांव जानता है कि उसका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, चौबीसों घंटों गांजा पीता रहता है। गलती मेरी थी जो आपके घर पर ना होने पर मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। मुझे क्या पता था कि वो नीच इस हद तक गुजर जाएगा
और फिर अगर किचन में पत्थर उछालोगे तो कुछ छींटे तो हम पर भी पड़ेंगी ना। आपको नहीं पता ये समाज जरा सी बात पर तिल का ताड़ बना देता है। इस बार रहने दीजिए, अब से मैं कभी उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। तब शास्त्री जी बोले, तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, नहीं तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब गुस्सा थूक दीजिए और दिमाग को ठंडा कीजिए। पवित्रा बोली। फिर उस दिन के बाद ना तो जग्गू ने पवित्रा के घर कदम रखे और ना ही पवित्रा और शास्त्री जी ने उसे अपने घर बुलाया। तीज त्यौहार में उसे कभी न्योता नहीं दिया और आज इतने साल बाद जग्गू को अपने घर पर देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि अब उसे अपने पति और बेटे की चिंता थी, क्योंकि जग्गू पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये सब बातें पवित्रा रसोई घर में बैठकर सोच ही रही थी कि तभी जग्गू ने आवाज़ दी और पवित्रा का ध्यान टूटा। जग्गू बोला, भौजी और करेला मिलेगा? हाँ अभी आई। और इतना कहकर पवित्रा करेला लेकर कमरे में पहुंची तो जग्गू बोला, भौजी कुछ भी कह लो, तुम खाना बहुत ही उम्दा बनाती हो। ये भरवा करेले, आहा मज़ा ही आ गया कसम से। कच्चे आम की चटनी और ये बूंदी का रायता तो इतना शानदार बना है कि पूछो ही मत। ये अरहर की दाल पर लहसुन का तड़का कम वक्त मन करता है कि बस खाए जाओ। अगर रायता और बचा हो तो दे दो। पवित्रा रसोई घर में रायता लेने चली गई और फिर जो जग्गू ने दोबारा मांगा पवित्रा ने उसकी थाली में परोस दिया। और जब जग्गू का पेट भर गया तो उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए शास्त्री जी से कहा, कसम से भाई साहब आज खाना खाकर आनंद ही आ गया। जेल में तो वही पतली दाल और जली रोटियां खाकर मन उकता गया था। अब एक अच्छा सा बिस्तर मिल जाए तो एक नींद ले लूं। शास्त्री जी संकोच में पड़े थे कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। उन्होंने सोचा था कि खाना खाकर चला जाएगा, लेकिन अब तो वो उनके घर में पनाह भी मांग रहा था। जग्गू के व्यवहार से शास्त्री जी का दिमाग भन्ना रहा था। उनसे सहन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी वो जग्गू को सहन किए जा रहे थे। ये उनकी व्यवस्था कहिए या उनका शील भाव कहिए, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया था। नाराज़ होते हुए भी शास्त्री जी ने सबसे बाहर वाले कमरे में जग्गू को ठहरा दिया और पंखा चलाकर बोले, जाओ लेट जाओ। वो रहा बिस्तर। फिर क्या था, जग्गू ढकार मारकर बिस्तर पर ढह गया और शाम तक सोता रहा। सांझ होने को आई थी। पवित्रा आंगन में तुलसी चौरे पर दिया जलाकर शाम की आरती गा रही थी। इतने में पवित्रा की आरती सुनकर जग्गू की आंख खुली और बाहर आकर उसने राजन से एक गिलास पानी मांगा तो राजन ने जग्गू को एक गिलास पानी लाकर उसके हाथ में थमा दिया। जग्गू पानी का गिलास लेकर आंगन में पड़ी चरपाई पर बैठ गया। पवित्रा जी की आरती ख़त्म हुई तो उसने तुलसी चौरे को प्रणाम किया और जाने लगी तो जग्गू बोला, भौजी तुम्हारा कंठ तो बड़ा सुरीला है। पवित्रा ने जग्गू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। तब जग्गू दोबारा बोला, अब भी वही ऐंठन बाकी है तुम में। पवित्रा ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और भीतर चली गई। आंगन में बाहर के दरवाजे से शास्त्री जी सब्जियों का थैले लेकर भीतर आ रहे थे और उन्होंने जग्गू के कहे बाद वाले शब्द सुन लिए थे। इसलिए उन्होंने जग्गू से पूछा, किसकी ऐंठन की बात चल रही थी जग्गू? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो भौजी से ऐसे ही कह रहा था। अच्छा ज़रा हम भी तो सुने क्या कह रहे थे अपनी भौजी से। शास्त्री जी बोले, बस कुछ नहीं, ऐसे ही बात चल रही थी। जग्गू बोला, और कब तक रुकोगे यहाँ? शास्त्री जी ने पूछा। मेरे यहाँ रहने से दिक्कत हो गई क्या आपको? आप कहें तो अभी चला जाता हूँ। जग्गू बोला, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जल्दी अपना और ठिकाना ढूंढ लो। शास्त्री जी बोले, मतलब आपको मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? जग्गू बोला, अब चाहे तुम कुछ भी समझ लो, ये तो तुम्हारी समझ है। शास्त्री जी बोले, हाँ भाई, मुझ जैसे खूनी कातिल को भला कौन शरीफ आदमी अपने घर में आसरा देगा? मैं तो अनाथ ठहरा, माँ बाप होते तो काहे को मुझे ये दिन देखना पड़ता। जग्गू बोला, अगर चाचा चाची होते तो जो तुम्हारे ढंगे ना, उन्हें देखकर शर्म के मारे दुनिया वालों से आंखें नहीं मिला पाते। अच्छा हुआ जो बेचारे ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए। शास्त्री जी गुस्से से बोले, भाई साहब आपने रोटी के 2 टुकड़े क्या खिला दिए? आप तो मुझ पर कुत्ते की तरह भौंकने लगे। जग्गू बोला, जग्गू ज़ुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शास्त्री जी चीखे, जब आपने छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखा तो मैं लिहाज क्यों रखूँ? जग्गू बोला, तो फिर निकल जाओ मेरे घर से। शास्त्री जी चिल्लाए, हाँ हाँ, रहना भी कौन चाहता है इस घर में? जग्गू बोला, तो फिर इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। शास्त्री जी गुस्से से बोले और फिर उसी वक्त जग्गू उनके घर से बाहर चला गया। और जग्गू के इस प्रकार जाने से पवित्रा परेशान हो उठी। वो भीतर बैठी सब सुन रही थी और उसने राजन को भी बाहर आने नहीं दिया था। लेकिन अब वो मन ही मन चिंता में डूबी जा रही थी और ये सोच रही थी कि शास्त्री जी ने नाहक ही जग्गू से बैर मोल ले लिया
वो अब ना जाने क्या करेगा। जग्गू के जाने के बाद पवित्रा बाहर आकर शास्त्री जी से बोली, आपको उसे इतना कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। ना सुनाता तो वो यहाँ से नहीं जाता और यहाँ टिका रहता तो तुम्हें रोज़ाना कुछ ना कुछ कहता रहता, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता। शास्त्री जी बोले, लेकिन आप जानते हैं ना कि उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। पवित्रा बोली, बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो उससे छुटकारा मिल गया। कितनी गंदी निगाहों से देखता है वो तुम्हें। शास्त्री जी बोले, लेकिन मुझे डर लग रहा है। पवित्रा बोली, डरो मत, मैं हूं ना। और इतना कहकर शास्त्री जी पवित्रा के गाल पर तसल्ली भरा हाथ फेर कर हाथ मुंह धोने स्नानघर की ओर चले गए और इधर पवित्रा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पवित्रा भीतर से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो जग्गू की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ थी। जग्गू का मेलजोल नेताओं और गुंडों के साथ था, जबकि उसका पति तो एक सीधा साधा समाज के अनुरूप चलने वाला इंसान था। उसके पति का फालतू लोगों और फालतू के व्यसनों से दूर दूर तक नाता नहीं था। जग्गू और उसका पति एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन दोनों भाइयों के व्यवहार में ज़मीन और आसमान का अंतर था। पवित्रा यही सब सोच रही थी कि तब तक शास्त्री जी बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकल आए और पवित्रा से बोले, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। पवित्रा फ़ौरन रसोई घर की ओर गई और मटके से एक गिलास पानी भरकर शास्त्री जी के हाथ में थमाते हुए बोली, मुझे ना जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा है। पगली, इतना क्यों डर रही हो? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शास्त्री जी बोले, आप पुरुष हैं ना, हम स्त्रियों से पूछिए कि जब कोई उनकी गृहस्थी में बेवजह दखलंदाजी करता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है। पवित्रा बोली, शास्त्री, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। वो घटिया इंसान है और उसकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं, और उसको फटकार लगानी भी ज़रूरी थी। अब कभी दोबारा इस घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। मैंने जो किया सही किया, और तुम्हें ना तो डरने की ज़रूरत है ना ही कुछ सोचने की। शास्त्री जी बोले, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं सोचूंगी इस बारे में। पवित्रा बोली, ठीक है, तो अब मुस्कुरा दो और देखो, सब्जी वाले झोले में नरम नरम हरा हरा कटहल रखा होगा। आज उसकी शानदार तरकारी खिला दो, साथ में प्याज का सलाद और हरा नींबू काट कर रखना मत भूलना। शास्त्री जी बोले। फिर शास्त्री जी की बात पर पवित्रा मुस्कुरा दी और रसोई घर की ओर चल पड़ी रात का खाना बनाने के लिए। कुछ ही देर में पवित्रा ने रात की रसोई तैयार कर ली और बाप बेटे के लिए खाना भी परोस दिया। कटहल की तरकारी खाकर शास्त्री जी बोले, वाह, क्या उम्दा और शानदार तरकारी बनी है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। और फिर दोनों के खाना खाने के बाद पवित्रा ने भी खाना खाया और रसोई साफ करके आंगन में बर्तन धुले। फिर आंगन में बिछी दोनों चारपाइयों में मच्छरदानी लगाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। शास्त्री जी अभी भी जाग रहे थे और अपने बगल में लेटे राजन को रामायण की कहानी सुना रहे थे। और कहानी सुनते सुनते शायद राजन सो चुका था। जब कहानी सुनते सुनते राजन ने कोई जवाब नहीं दिया तो शास्त्री जी ने बीच में ही कहानी सुनाना बंद कर दिया। इधर अपनी चारपाई पर लेटी पवित्रा तारे देख रही थी और गहरी चिंता में डूबी थी। तभी शास्त्री जी ने पुकारा, शास्त्री, सो गई क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। पवित्रा ने जवाब दिया, तो तुम्हें भी कोई कहानी सुनाऊं क्या, जिससे तुम्हें नींद आ जाए? शास्त्री जी बोले। शास्त्री जी की इस बात पर पवित्रा हंसी और बोली, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कहानी सुनते सुनते सो जाऊँ? छोटी बच्ची से कम भी तो नहीं हो, तभी तो नाहक ही परेशान हो रही हो। शास्त्री जी बोले, तो क्या करूँ, नहीं भूल पा रही हूँ वो सब। पवित्रा बोली, सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सोचोगी उतना ही ज़्यादा अपनी परेशानियों को बढ़ाओगी। शास्त्री जी बोले, आप सो जाइए, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। और इतना कहकर पवित्रा करवट लेकर लेट गई और कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। दिन यूं ही गुजर रहे थे और राजन बड़ा हो रहा था, और इस बीच जग्गू कभी कभार शास्त्री जी के घर भी आता रहा। लेकिन अब वो वैसी कोई भी हरकत नहीं करता जो पहले किया करता था। बस शास्त्री जी से ये ज़रूर कहा करता कि घर का खाना खाने का मन करता है, इसलिए चला आता हूँ। हम जैसे आवारा लोगों को तो इतना ही काफ़ी है कहने के लिए कि परिवार के नाम पर कोई अपना तो है। जग्गू की बातें सुनकर शास्त्री जी को लगा कि अब शायद जग्गू सुधर गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन पवित्रा को जग्गू पर अब भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि वो जब शास्त्री जी से ये कहती कि जग्गू पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, तो शास्त्री जी उससे कहते कि वक्त हर इंसान को बदल देता है और अपना जग्गू भी अब बदल गया है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और अब राजन जवानी की ओर कदम रख रहा था। उसने 10वीं का इम्तिहान बहुत ही अच्छे अंकों से पास किया था। बेटे की तरक्की देखकर शास्त्री जी का सीना गर्व से फूल गया था। अब राजन ने 11वीं में दाखिला ले लिया था और शास्त्री जी अब उसकी पढ़ाई का खासा ख्याल रख रहे थे। वे चाहते थे कि राजन आगे चलकर डॉक्टर बने और अपना अस्पताल वो गांव में जाकर खोले और वहां लोगों का मुफ्त इलाज करे। यही सपना लेकर शास्त्री जी जी रहे थे।
लेकिन एकाएक एक दिन उन्होंने राजन को एक पान की दुकान पर सिगरेट पीते देख लिया और वहीं पर जाकर राजन के गाल पर जोरकर झापड़ रसीद कर दिया। इस थप्पड़ से राजन तिलमिला गया और यहीं से शुरू हो गई उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत, क्योंकि राजन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके पिता ने उसे बीच बाजार सरेआम सबके सामने थप्पड़ मारा। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर कर गई और इस बात ने उसकी ज़िंदगी में जहर का काम किया। राजन सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगा। जब ये बात जग्गू को पता चली तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और वो अकेले में राजन से मिलता और उसके पिता के खिलाफ उसके कान भरता। राजन तो नादान था, उससे जो भी जग्गू कहता वो उसे सच मान लेता। जो जो राजन बड़ा हो रहा था तो वो शास्त्री जी से बदजुबानी भी करने लगा था। शास्त्री जी उसकी बातों को ये कहकर टाल जाते कि अब लड़का जवान हो रहा है, शायद इसलिए ऐसा होता रहा है, समझदारी आ जाने पर खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन पवित्रा को ये बात बहुत खटक रही थी और वो राजन को समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन राजन पवित्रा की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। इसी तरह दिन गुजरे और राजन ने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब बारी थी कॉलेज में एडमिशन की। शास्त्री जी चाहते थे कि राजन मेडिकल की परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन राजन इस बात के लिए कतई राजी नहीं था और राजन ने शास्त्री जी की बात नहीं मानी और उसने कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। और इस बात का फ़ायदा जग्गू ने उठाया और वो एक दिन राजन को विधायक जी के पास ले गया। विधायक जी ने देखा कि नया लड़का है तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पेश किया जाए। अगर जीत गया तो फिर कॉलेज में भी हमारा जलवा होगा। और यही सब सोचकर उन्होंने अपनी बात राजन के सामने रखी, लेकिन राजन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। जग्गू ने विधायक जी को आश्वासन दिया कि वो राजन को कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए मना लेगा। और फिर जग्गू ने राजन को काफ़ी समझाया और उससे ये कहा, बेटा राजन, क्या तुम ज़िंदगी भर अपने पिता की तरह रहना चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि हर जगह तुम्हारी धाक हो, शहर में तुम्हारी तूती बोले, तुम्हारे एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम यूँ चुटकियों में हो जाए। तुम अगर छात्र संघ के नेता बन गए ना तो फिर तुम्हारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। लेकिन चाचा जी, ये सब बाबूजी को पसंद नहीं आएगा। वो वैसे भी मुझसे आजकल खफा खफा से रहते हैं और यदि मैं चुनाव में खड़ा हो गया तो वो हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, राजन बोला। तब जग्गू बोला, लेकिन बेटा ज़रा सोचो तो, सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर तुम चुनाव जीत गए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। किसी किसी को ही भगवान ऐसा मौका देता है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। याद रखना, ज़िंदगी में ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं। आपकी बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन बाबूजी इसके लिए नहीं मानेंगे, राजन बोला। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन तुमसे नाराज़ रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब तुम्हें लोग नेताजी नेताजी कहकर पुकारेंगे ना तो वे अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगे, जग्गू बोला। लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं डॉक्टरी ना पढ़कर बाबूजी का पहले ही इतना दिल दुखा चुका हूँ, इसलिए अब मैं उनका और दिल नहीं दुखा सकता, राजन बोला। पागलों जैसी बातें मत करो बेटा, थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना। कोई जल्दबाजी थोड़े ही है, कुछ दिन ठंडे दिमाग से सोच लो फिर विधायक जी को जवाब देना, जग्गू बोला। आप कहते हैं तो कुछ दिन और सोच कर देखता हूँ। अगर मन नहीं माना तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा, राजन बोला। हाँ बेटा, ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी ही है, इत्मीनान से सोच लो, जग्गू बोला। और फिर उस दिन के बाद राजन ने जग्गू से बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दिया। उसे कॉलेज का नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो छात्र संघ का नेता बनकर अपने पिता का और दिल नहीं दुखाना चाहता था। तभी शास्त्री जी के स्कूल में एक घटना घटी। प्रिंसिपल साहब ने सभी मास्टरों की तनख्वाह शास्त्री जी से सुरक्षित रखने को कही तो उन्होंने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगा दिया। और ये बात वहाँ के चपरासी को पता लग गई तो उसने अलमारी की नकली चाबी बनवाकर सारे रुपए अलमारी से उड़ा लिए। अब बेचारे शास्त्री जी पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि ये बात प्रिंसिपल और शास्त्री जी के बीच की बात थी। ये बात उन दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं थी। अब शास्त्री जी बुरे फंसे क्योंकि उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग गया था और प्रिंसिपल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि चोरी शास्त्री जी ने ही की है। तो पुलिस की जीप शास्त्री जी के दरवाजे पर आई और उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस थाने उठा कर ले गई। शास्त्री जी के लिए ये बात डूब मरने वाली थी। उन्हें इस बात से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खबर सुनकर राजन दौड़ा दौड़ा पुलिस थाने पहुंचा और सारी बात सुनकर उसे केवल विधायक जी ही याद आए, इसलिए वो उनके पास पहुंचा और उनसे बोला, विधायक जी, मेरे पिता निर्दोष हैं, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। वैसा काम कभी नहीं कर सकते। उन्होंने सारी उम्र केवल ईमानदारी से काम किया है। चोरी का इल्ज़ाम उन पर बदनुमा दाग है। यदि उन पर चोरी का इल्ज़ाम सच में हो गया तो वे जीते जी मर जाएंगे। कृपया उन्हें बचा लीजिए। अब सब कुछ आप पर है, आप ही उन्हें बचा सकते हैं।
हाँ हाँ, हम शास्त्री जी को जेल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उन पर लगा इल्ज़ाम भी झूठा साबित हो जाए। लेकिन तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी, विधायक जी बोले। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मेरे बाबूजी को जेल से छुड़वा लीजिए, राजन बोला। और फिर विधायक जी की सिफारिश पर शास्त्री जी को जेल से जमानत पर रिहा कर लिया गया। और पुलिस ने जब केस की जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल का चपरासी ही चोर है। शास्त्री जी पर लगा इल्ज़ाम तो दूर हो गया, लेकिन मजबूरी में विधायक जी के कहने पर राजन को छात्र संघ के चुनाव में उम्मीदवार बनना पड़ा। इस बात से शास्त्री जी गुस्सा तो हुए, लेकिन राजन ने उनसे कहा कि बाबूजी, मुझे विधायक जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी शर्त पर वे आपको जेल से छुड़ाने के लिए तैयार हुए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि जैसा वे कहेंगे वैसा मुझे मानना पड़ेगा। राजन की बात सुनकर अब शास्त्री जी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी। इधर राजन छात्र संघ के चुनाव में खड़ा हुआ और भारी मतों से विजयी भी हुआ, क्योंकि उसे जिताने के लिए विधायक जी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। राजन के चुनाव जीतने पर सब खुश हुए, लेकिन शास्त्री जी को इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। वे कभी भी राजन को इस राह पर चलता हुआ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि अब राजन की गिनती शरीफ लोगों में नहीं होगी, एक ही संतान, वो भी ऐसी राह पर। यह शास्त्री जी को कभी गंवारा नहीं था। दिन गुजरने लगे। अब राजन पढ़ाई में ध्यान न देकर नेतागिरी में ध्यान दे रहा था। वो देर रात घर लौटता और अब तो कभी कभी वो पीकर घर लौटने लगा था। लेकिन ये बात केवल पवित्रा तक सीमित थी। उसने अभी शास्त्री जी से ये बात नहीं बताई थी, लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी। एक रात जब राजन पीकर जीप में कुछ लोगों के साथ घर लौटा तो तब शास्त्री जी जाग रहे थे और उस रात उन्होंने ही घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही राजन खड़खड़ाते हुए घर में घुसा तो शास्त्री जी का मन शराब की बू से भर गया। उन्होंने राजन से पूछा, तुम क्या शराब पी कर आए हो? बाबूजी, वो दोस्तों ने पिला दी, तो मैं क्या करता? राजन बोला, तुम कुछ ना करो, बस ऐसे ही शराब पीकर खानदान का नाम बदनाम करते रहो। शास्त्री जी बोले, बाप बेटे के बीच ज़्यादा बहस ना हो जाए। यही सोचकर पवित्रा बीच में आकर शास्त्री जी से बोली, सुनिए ना, सारा मोहल्ला सो रहा है, जो बात करनी है सुबह कर लीजिएगा। वैसे भी वो अभी होश में नहीं हैं। फिर शास्त्री जी ने पवित्रा की बात मानकर राजन को जाने दिया। जब सुबह हुई तो राजन जागते ही आंगन में टहलने लगा, क्योंकि उसके सिर में ज़्यादा पी लेने से दर्द हो रहा था। तब शास्त्री जी भी आंगन में आए और उन्होंने राजन की क्लास लेनी शुरू कर दी। वो उससे बोले, बेटा, बहुत नाम रोशन कर रहे हो खानदान का, क्या बात है? हम बुढ़े बुढ़िया को समाज में रहने लायक छोड़ोगे या नहीं? शास्त्री जी की बात पर राजन कुछ नहीं बोला, बस यूं ही मौन खड़ा रहा। तो शास्त्री जी और ज़्यादा बिफर पड़े और बोले, कुछ बोलोगे भी साहबजादे, या मुंह में दही जमा कर रखी है? मुझसे गलती हो गई बाबूजी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। राजन बोला, ये गलती नहीं है बेटा, ये तुम जानबूझकर करते हो। शास्त्री जी बोले, बाबूजी, वो दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी पी ली थी। राजन सिर झुकाते हुए बोला, थोड़ी सी नहीं पी थी बेटा, इसे थोड़ी सी नहीं कहेंगे। आपके पैर लड़खड़ा रहे थे और हालत अस्त व्यस्त थी। थोड़ी सी पीकर ऐसी दशा नहीं होती। और कल को अगर दोस्त कुएं में कूदने को कहेंगे तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? जब तक खुद की मर्जी ना हो तो कोई भी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शास्त्री जी बोले, आइंदा से ऐसी गलती अब नहीं होगी बाबूजी। राजन बोला, आज से तुम्हारा यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, और खासकर तुम्हारे पैर तो रात को घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए। यहाँ ज़िंदगी बता दी अपनी आबरू बचाते बचाते, और ये साहबजादे आबरू डुबोने में लगे हैं। शास्त्री जी बोले, अब इतनी पाबंदी भी ठीक नहीं है। जवान लड़का है, दोस्तों के साथ तो घूमेगा ही। पवित्रा बोली, शास्त्री, तुम ज़्यादा तरफदारी ना करो अपने सुपुत्र की। ये सब किया कराया तो तुम्हारा ही है। शास्त्री जी गुस्से से बोले, अब आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? पवित्रा ने पूछा, तो फिर किसे दोष दूँ? तुम दिन भर घर में रहती हो तो ये भी नहीं देख सकती कि लड़का दिन भर क्या करता है, कहाँ जाता है, उसकी संगत किसके साथ है? शास्त्री जी बोले, अब आप तो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। मैं अकेली क्या क्या देखूं? आपकी गृहस्थी संभालूं या आपका लाल? पवित्रा रोते हुए बोली, बस बस, ज़्यादा टेस हुए बहाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी थोड़ी नज़र रख लिया करो। बड़े आए लाट साहब बने फिरते हैं, किसी काम के नहीं है, और वैसी ही माँ भी है, ज़रा सी बात पर तुनक जाती है। शास्त्री जी बोले, अब आप जहर उगलेंगे तो रोना तो क्या करूं? पवित्रा बोली, हाँ हाँ, अब रोना धोना बंद करो। जाओ अपने साहबजादे को जाकर नींबू पानी पिलाओ। अभी तक बेचारे का सिर भरना रहा होगा, और मैंने जो बातें सुना दी हैं तो उससे तो और बेचारे का भेजा गर्म हो गया होगा। शास्त्री जी बोले, ये बात आप नरमी से भी तो कह सकते हैं। पवित्रा बोली, सुनो शास्त्री, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी केवल सही तरीके से गुजारी है, और यही आशा मैं अपनी संतान से भी रखता हूँ। शास्त्री जी बोले,
ठीक है, मैं अब समझ गई। और फिर इतना कहकर पवित्रा भीतर चली गई और राजन को भी भीतर आने का इशारा किया। पवित्रा ने फ़ौरन ही राजन को नींबू पानी बना कर दिया और उससे बोली, बेटा तू वही काम क्यों करता है जिससे तेरे बाबूजी को चिढ़ हो। माँ ये सब जानबूझकर नहीं करता और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी हरकतों से बाबूजी को बुरा लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे गलती हो जाती है। राजन बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से याद रखना कि तुमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे तेरे बाबूजी को ठेस पहुँचे। पवित्रा बोली, हाँ माँ आगे से याद रखूँगा, राजन बोला। और माँ बेटे में यूं ही बातें चल रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सभी आश्चर्यचकित थे, सुबह सुबह कौन आ धमका। और फिर पवित्रा ने दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर वो भौचक्की किसी रह गई, क्योंकि वहाँ जग्गू था और उसके साथ एक स्त्री भी थी। उस स्त्री से जग्गू ने कहा, खड़ी की हूँ, भौजाई के चरण स्पर्श करो। जग्गू के कहने पर उस महिला ने फ़ौरन ही पवित्रा के चरण स्पर्श कर लिए और पवित्रा बोली, बस बस खुश रहो। जब जग्गू पवित्रा से बोला, पहचाना कौन है, तब पवित्रा ने परेशान होकर ना के जवाब में सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। तब जग्गू बोला, देवरानी लाए हैं तुम्हारे लिए। देवरानी, ये सब कब हुआ? पवित्रा ने पूछा, सब कुछ बाहर ही पूछ लोगी, भीतर आने को नहीं कहोगी क्या? जग्गू बोला, अरे हाँ हाँ भीतर आओ। पवित्रा बोली। फिर पवित्रा ने नई बहू के लिए एक साफ़ सुथरी दरी बिछा दी और उससे बोली, बैठ जाओ बहू। जब तक शास्त्री जी भी वहाँ आ पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर जग्गू से बोले, ये सब क्या है? तभी जग्गू ने कहा, बस कल ही जल्दबाजी में मुझे सुभद्रा से ब्याह करना पड़ा। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जो इस बुढ़ापे में ऐसा कदम उठाना पड़ा? शास्त्री जी ने पूछा, दोस्तों कौन है वो औरत जिसे जग्गू अपने साथ लेकर आया है और ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।